गाइस, चाइना ने कंप्लेन करी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सैटेलाइट है, स्पेशली इलॉन मस्क जो कंपनी स्टार लिंक हमें देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है इलॉन मस्क की, तो आप लोग जानते हैं। तो इसकी जो सैटेलाइट है ये चाइना के स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बची है। तो इसने अभी कंप्लेन करी है यूनाइटेड स्टेट्स से भी और इवन यूनाइटेड नेशन से भी। तो इसी मुद्दे पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग तीन चार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्पेस एक्स के इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में, चाइना के स्पेस स्टेशन के बारे में, और एक छोटा सा आइडिया लेंगे कि आज की डेट में स्पेस में किस प्रकार की कंसर्न, किस प्रकार की चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो गाइस देखिए, चाइना जो है उसका प्रेजेंस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है स्पेस के अंदर। चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग। तो बताया ये जा रहा है कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का जो है, और इलॉन मस्क की दो स्टार लिंक की जो सैटेलाइट्स हैं ये आपस में टकराते टकराते बची हैं। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही आउटर स्पेस ट्रीटी की पार्टी हैं, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष संधि के पक्षकार हैं, दोनों के दोनों ही, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ही। और ये जो संधि है, ये जो ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी, ये फॉर्मल तौर पर जानी जाती है ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स governing the activities of states in the exploration and use of outer space including moon and other celestial bodies के नाम से। यानी कि हिंदी में औपचारिक रूप से इसको कहते हैं चंद्रमा और अन्य नक्षत्रीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष में अन्वेषण एवं इसके उपयोग हेतु राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत संबंधी समझौते। देखो, नाम से ही आउटर स्पेस ट्रीटी का जो फॉर्मल नेम है उसी से ही समझ में आ रहा है कि इस ट्रीटी में मेंशन्ड है कि जो राज्य हैं वो किस प्रकार से स्पेस के अंदर अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, और इवन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी ऑल्सो, कि मून में जाकर या दूसरे प्लैनेट्स में जाकर या सेलेस्टियल बॉडीज पर जाकर किस प्रकार से वो अपनी रिसर्च करेंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करेंगे, पूरी चीज इस ट्रीटी के अंदर मेंशन्ड है। मतलब ये मान के चलो कि स्पेस में कंट्रीज को क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने, क्या नियम फॉलो करने हैं, उससे संबंधित ये आउटर स्पेस ट्रीटी हमें देखने को मिलती है, जिसके सदस्य यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना दोनों ही हैं। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और ये बताया जाता है कि एक बेसिक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल स्पेस लॉ का। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून से संबंधित एक आधारभूत ढांचा प्रदान किया गया है इस ट्रीटी के तहत। तो बहुत ही बढ़िया सी ये ट्रीटी है, इस पर भी और डिटेल में अभी आएंगे, हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं ये आप मान के चलो कि ओपन स्पेस ट्रीटी का ही ये एक मेनली टॉपिक है, और इसी टॉपिक के साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्पेस में आज की डेट में क्या इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, और आपको पूरा भी लेटेस्ट जो मुद्दा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। सो गाइज, इस ट्रीटी के आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 जो है, उसके तहत ये चीज बताई जा रही है कि नेशंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्पेस एक्टिविटीज वेदर कैरीड आउट बाय गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड। तो जैसे एग्जांपल लेकर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इलॉन मस्क की एक कंपनी है, राइट, तो जिसका नाम है स्पेस एक्स। आप लोग इस कंपनी के बारे में जानती हैं, इलॉन मस्क की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, राइट। तो ट्रीटी ये कहती है चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर एक कंट्री के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कंपनी है, अगर स्पेस में उससे रिलेटेड कुछ मुद्दा होता है, कोई इशू होता है, राइट, तो वो कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, वो नेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि वो स्पेसिफिकली कंपनी। बात को फिर से ध्यान से समझिए। जैसे कि इलॉन मस्क की अगर सैटेलाइट का ये मुद्दा, हम लोग को अभी जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है, चाइना ने कंप्लेन करी है कि इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट है वो टकराते टकराते बची है चाइना के स्पेस स्टेशन से, है ना। तो ये जो मुद्दा होगा ये इलॉन मस्क और चाइना के बीच का नहीं होगा, स्पेस एक्स और चाइना के बीच का नहीं होगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच का मुद्दा हो जाएगा, राइट। मतलब क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है कि अगर आपकी कंट्री से अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर स्पेस में अगर उसका मुद्दा उठता है, स्पेस से रिलेटेड उसका कुछ भी मुद्दा हो रहा है, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बल्कि वो कंट्री, वो नेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो अगर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का और चाइना का मुद्दा होगा तो उसमें इलॉन मस्क पार्टी नहीं बनेगा, यूनाइटेड स्टेट्स पार्टी बनेगी, वो नेशन पार्टी बनेगी।
तो ये पॉइंट आप थोड़ी सा ये ध्यान में रखिएगा, ये आउटर स्पेस ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मतलब कि दोनों मामले में अभी जो मामला जो चल रहा है उस मामले में इलॉन मस्क का कुछ नहीं होना, यूनाइटेड स्टेट्स पिक्चर में आ जाएगी और आ चुकी है, क्योंकि चाइना ने कंप्लेन जो करी है यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट कंप्लेन करी है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, राइट। सो आर्टिकल 7 इस ट्रीटी का ये कहता है कि नेशन विल बी लायबल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट सच एज सैटेलाइट्स। मतलब कि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स जो कंपनी अगर वो कुछ डैमेज करती है स्पेस में, तो जो वसूली की जाएगी वो यूनाइटेड स्टेट से की जाएगी, ना कि स्पेस एक्स से। अब वो बात अलग है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एक्स से वसूली करे, बट अल्टीमेटली वसूली जो होगी इंटरनेशनल लेवल पर वो यूनाइटेड स्टेट्स से होगी, वो स्पेस एक्स से नहीं होगी। मैं आपको और डिटेल में इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें अमेजॉन की, राइट, अगर अमेजॉन कोई घोटाला करती है तो कार्रवाई अमेजॉन के अगेंस्ट होगी या फिर अमेरिका के अगेंस्ट होगी, बताइए, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है। तो गाइस कार्रवाई अमेजॉन के अगेंस्ट होगी। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब कि ये जो ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है या इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कंपनी है गैमन इंडिया करके, हमारी ही कंपनी है। तो गैमन इंडिया जो कंपनी हमें देखने को मिलती है, वैसे गैमन तो एक ग्लोबल ब्रांड भी है, राइट, बट आपको बता दें कि ये जो गैमन इंडिया जो कंपनी है, अगर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर उसका कुछ इशू हो रहा है, राइट, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी। ये जनरली होता है, राइट, कि अगर कंपनी घोटाला करेगी तो कार्रवाई कंपनी के ऊपर होगी ना। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में अगर बात करें, तो यार विजय माल्या घोटाला करके भागा, राइट। अब उसने पैसा खाया जो है वो जनता का, लोगों का, राइट, घोटाला करके भागा, हमारी बैंकों का लेके भागा, है ना। तो ये चीज हमने देखी, जैसे नीरव मोदी बैंकों का घोटाला करके भाग गया वो बंदा, और यहां पर ये इसने लोन जो है वो लिया और चुकाया नहीं और ये भाग गया विजय माल्या, राइट। बड़ी दिक्कत इसने क्रिएट कर दी। तो इसमें इंडिया के पीछे थोड़ा ना भाग रहे हैं हम, तो भाई वसूली कर रहे हैं किससे, विजय माल्या से, ठीक, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बात को समझिए। तो ये जनरल रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कंपनी ने घोटाला किया तो वसूली होगी कंपनी से, बट आउटर स्पेस ट्रीटी का रूल कहता है कि अगर स्पेस में डैमेज होगा तो वसूली कंपनी से नहीं की जाएगी, वसूली कंट्री से की जाएगी। तो ये चीज यहां पर क्लियर है। अब देखिए, वो एक अलग पिक्चर है कि वो कंट्री उस कंपनी से कैसे वसूली करे, बट इंटरनेशनली तो उस कंट्री को जो है वो पे करना पड़ेगा, ना कि कंपनी को। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर करें। और आर्टिकल 5 इस ट्रीटी का ये कहता है कि ट्रीटी रिक्वायर्स पार्टीज टू इमीडिएटली इन्फॉर्म अदर पार्टीज और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल of any phenomenon they discover in outer space which could constitute a danger to the life or health of astronaut। यानी कि स्पेस में मौजूद अगर कोई भी अगर कंट्री की सैटेलाइट या किसी कंपनी की सैटेलाइट अगर अगर देखती है कि अरे यार स्पेस में कुछ ऐसा फिनोमेना हो रहा है, कुछ ऐसी गतिविधि एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण से एस्ट्रोनॉट की जान जो है या फिर उसकी हेल्थ जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो तुरंत ऐसे इंसिडेंट्स को देखने के बाद इन्फॉर्म किया जाए आउटर स्पेस ट्रीटी की मेंबर कंट्रीज को या फिर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो ये आर्टिकल 5 जो है वो इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। क्लियर यहां तक बातें सभी को? सो कैसे यूनाइटेड नेशन जो है वो स्पेस से रिलेटेड मुद्दों में हेल्प करता है? तो आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए। यूनाइटेड नेशन का एक सेपरेट ऑफिस है जो कि यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया हुआ है कि आउटर स्पेस के जितने भी मुद्दे होते हैं उसको रिजॉल्व करने से रिलेटेड ये ऑफिस डील करता है और फोकस करता है कि आउटर स्पेस का उपयोग जो होना चाहिए वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। उसको लेकर एक कमेटी भी स्टैब्लिश की गई है 1958 में, और ये कमेटी जब स्टैब्लिश की गई जब पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो है वो लॉन्च की गई थी, राइट। और फोकस किया जाता है कि सभी कंट्रीज इंटरनेशनली जो है वो कोऑपरेट करें और पीसफुल तरीके से आउटर स्पेस का उपयोग किया जाए और एक्सप्लोरेशन उसका पीसफुल तरीके से हो, बिना किसी विवाद के। तो ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि ये एक ऐसी संधि है कि जिसमें मौजूद कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिसके तहत आउटर स्पेस का उपयोग हम लोग को किस तरह से पीसफुल तरीके से करना है, वो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। और दूसरी बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि स्पेस में अगर कोई भी इशू होता है तो जो कंपनी होगी, इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, देश रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस देश से वो सैटेलाइट, जिस देश की वो सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अब इसमें आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर
जैसे हमने कई बार देखा है कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है। जैसे हम ही है इंडिया की, अगर हम बात करें, हमने भी हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स दूसरी कंट्री से लॉन्च करवाई हैं, और हमने भी काफी सारी कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च करी है। राइट, तो ये वाली बात भी आप जानते हैं, है ना। तो अगर ऐसे मामले में क्या होगा, तो ऐसे मामले में गाइस कि वो कंपनी जो होगी जिसकी वो सैटेलाइट है, ये देखा जाएगा कि वो कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, किस देश में रजिस्टर्ड है। अब इससे एक और चीज हो सकती है, आने वाले समय में आउटर स्पेस ट्रीटी को देखते हुए हो सकता है कि काफी सारी जो कंपनीज होती है ना, जैसे कि आज की एमएनसी का जमाना है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारी फ्लिपकार्ट ही देख लें। फ्लिपकार्ट इंडियन की है, इंडियन कंपनी है, बट ये कहां पर रजिस्टर्ड है, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। पता नहीं वाली बात आप सभी लोगों को, क्योंकि वो टैक्स का गेम हम लोग को देखने को मिलता है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग जो है वो आऊंगा, बात करूंगा उस पर। बट बाकी आप ये भी जानते हैं कि आप कहीं पर भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। बट स्पेस की जो कंपनीज होंगी, ये इसको रजिस्टर करने पर अब 4 बार जो है वो सोचना पड़ेगा, या बहुत सोच समझ के रजिस्टर करवानी होगी, क्योंकि इसमें तो बड़ा दिक्कत जो है वो हो सकती है। कल को अगर कुछ नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो वो नेशन को भरना पड़ेगा, राइट, ना कि उस कंपनी को। तो ये वाली चीज भी देखी जाएगी ना, तो इसलिए बहुत सोच समझ के एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करवाई जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये कुछ चीजें थी, अब इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी गाइस लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1967 को, राइट। और बताया जाता है कि इसमें प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से कंडक्ट करनी है आउटर स्पेस में एक्टिविटीज को, कि बाहरी अंतरिक्ष में गतिविधियों को किस प्रकार से व्यवस्थित व्यवस्थित रूप से उसका संचालन करना है, राइट। तो ये पूरी चीज इसके अंदर मेंशन्ड है। और आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस में एक्टिविटीज एकदम ज्यादा बढ़ गई हैं, राइट। स्पेस में बहुत तेजी से एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी सैटेलाइट्स, अपने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च करने पर टारगेट कर रही हैं, फोकस कर रही हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें और चाइना के स्पेस स्टेशन टियांगोंग की बात करें, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पर या लो अर्थ ऑर्बिट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा मलबा आज की डेट में ऑलरेडी पाया जा रहा है, राइट। बताया जाता है कि यहां पर लगभग 30,000 सैटेलाइट्स और दूसरे पीसेस भी हम लोग को मौजूद देखने को मिलते हैं मलबे के, धरती के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं, जो कि काफी डेंजरस है। अर्थ का मतलब यानी कि स्पेस का जो जंक जिसको हम लोग बोलते हैं, या स्पेस डेब्रिस जिसको हम लोग बोलते हैं, काफी सारे इससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स आ चुके हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, कि स्पेस में मौजूद जो ये जंक्स है, जंक जंक ये जंक हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये डेब्रिस, ये मलबे हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर ये किसी सैटेलाइट से टकराएंगे तो किसी भी वर्किंग सैटेलाइट को ये डैमेज कर सकते हैं, और वर्किंग सैटेलाइट डैमेज होगी तो करोड़ों का नुकसान होगा। और ना ही सिर्फ करोड़ों का नुकसान होगा, क्या पता कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर डैमेज हो जाए तो एक कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो रुक जाएगा, राइट। और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो इंटरनेट की फैसिलिटीज रुक सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले हम लोग तो कॉलिंग की फैसिलिटी रुक सकती है, और जिसके कारण कितना ह्यूज नुकसान हो सकता है वेरियस बिजनेसेस को। सिक्योरिटी, अगर इंडिया की सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से हमारी इंडियन नेवी, हमारी जो आर्म फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, नेवल फोर्स है, राइट, इनको कितनी मदद मिलती है, राइट। तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो स्पेस डेब्रिस का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और हमने ऑलरेडी इतना ज्यादा भर दिया है सैटेलाइट्स को। अगर आप गूगल की पर जाकर इमेजेस चेक करेंगे कि इमेजेस हैं एक, कि आप लिखिएगा, अगर गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस, तो आपको कुछ फोटो ऐसी धरती की मिलेगी, और उस धरती की के मतलब आजू बाजू आपको छोटी छोटी सी बहुत सारी सैटेलाइट बिल्कुल मच्छर के बराबर देखने को मिलेंगी। आप खुद अंदाजा लगाओगे कितनी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये घूमती बताओ कितनी की स्पीड में है, नियरली 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये चलती हैं, मूव करती हैं, 29,000 किलोमीटर पर आवर। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि गोली, बंदूक से निकलने वाली गोली होती है, उसकी कितनी स्पीड होती है। आपको दिखती नहीं है गोली कितनी सटाक से निकलती है, ये स्पीड इमेजिन करो, 29,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से ये मलबे जो है वो घूम रहा है, राइट, स्पेस में। तो ये सब चीजें हैं, तो इसके कारण ये चिंता जो है वो बढ़ती आ रही है लगातार, कि ऐसे में स्पेस में एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, राइट। अब स्पेस एक्स की इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क की बात करें गाइस, तो ये करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है धरती के सरफेस से, लो अर्थ ऑर्बिट में। और बताया जा रहा है कि अभी तक स्पेस एक्स ने 1900 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो डिप्लॉय कर दिए। 1900 सैटेलाइट तो इसी ने डिप्लॉय करी है। और चाइना के स्पेस स्टेशन की बात करें गाइस, तो ये
तियानगोंग स्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है और ये 10 सालों के लिए ऑपरेट किया जाएगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा जा रहा है। धरती की सरफेस से 340 से 350 या 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रखा जाएगा। इस स्पेस स्टेशन का फायदा ये है कि ये चाइना की आंख का काम करेगा। चाइना की आंख का काम करने का मतलब ये है कि चाइना राउंड द क्लॉक जो है वो पूरी निगरानी रख सकती है हर जगह पर। और चाइना की आदत है ही निगरानी रखने की, स्पाई करने की, जासूसी करने की। तो ये अपने स्पेस स्टेशन की मदद से जासूसी भी करेगी, अपने ही ऊपर नहीं, अपने दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी, है ना। तो ये चीज है। और चाइना ने तो एक टारगेट भी रखा है कि इसको एक मेजर स्पेस पावर बनना है 2030 तक। बट चिंता वाली बात ये नहीं है कि वो निगरानी रखेगी, उससे ज्यादा बड़ी चिंता, निगरानी रखेगी वो तो एक अलग चिंता वाली बात है, बट एक और मेन चिंता वाली बात है कि इस स्पेस स्टेशन पर रोबोटिक आर्म लगा हुआ है। रोबोटिक आर्म का मतलब एक इसकी बाहें हैं आप कह सकते हो, या हाथ कह सकते हो, राइट। रोबोटिक हाथ, अरे हाथ नहीं होता, हाथ, हैंड, आर्म, तो वो लगा हुआ है। मतलब कि इस स्पेस स्टेशन से, मतलब ये मैकेनिकल है, राइट, यानी कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी एडवांस है। मतलब अगर ये चाहे तो दूसरी किसी सैटेलाइट को पकड़कर अपने अंदर जो है वो रख बुला सकता है, यानी कि ये कैप्चर कर सकता है। जैसे होता है ना कि सैटेलाइट उड़ती हुई साइड से जा रही है, इसने हाथ से पकड़कर उस सैटेलाइट को अपने अंदर समा लिया या तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, तो ये भी एक कंसर्न है बड़ा, राइट। तो ये मिलिट्री एप्लीकेशन का भी काम कर सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता है कि हो सकता है कि कल को अगर स्पेस वॉर हुए तो ये अपने स्पेस स्टेशन से ही 3 4 5 सैटेलाइट को निपटा देगा, जो कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स होती हैं अलग अलग कंट्री की। तो ये एक बड़ी चिंता वाली जो है वो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि दूसरी सैटेलाइट को पकड़ने का ये काम कर सकता है। बाकी इसके अलावा और दूसरे स्पेस स्टेशन की बात करें तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हालांकि काफी समय से इस पर बात चल रही कि अब इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। आप इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, आप देखिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है वो, कि किस प्रकार से वहां पर एस्ट्रोनॉट जो है वो रहते हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर रहकर किस प्रकार से जो है वो काम करते हैं, राइट। किस प्रकार से वो सोते भी हैं, पता है, हवा में लटकते हुए सोते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी तो है नहीं, जीरो है पूरा, है ना। तो वो किस प्रकार से सोते, खाना किस प्रकार से खाते हैं, पानी पीने का तो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि किस तरीके से वो पानी पीते हैं। पानी एक्चुअली पीते नहीं, वो खाते हैं, जैसे ही पानी को छोड़ते हैं बबल बन जाता है वो, और उसको मुंह में रखकर चबा लेते हैं वो। तो बहुत बढ़िया सी चीज, आप देखिएगा जरूर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियो आपको मिलेंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा का है अभी। और बाकी चाइना जो है उसने ऑलरेडी 2 स्पेस स्टेशन छोड़ चुका है, ये तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 ट्रायल स्टेशन ये हमें देखने को मिल रहा है चाइना का। और इंडिया भी प्लान कर रही है 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक और पूरा मुद्दा, जिसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आउटर स्पेस ट्रीटी का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये पूरा मुद्दा जो है, जो अभी न्यूज में देखने को मिला है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई होगी।